नमस्ते, मैं धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में वकालत कर रहा हूँ और मेरे पास में अनेकों प्रकरण जमानत हेतु आते हैं। चूँकि दंड प्रक्रिया संहिता की 4 धाराओं में जमानत को परिभाषित किया गया है, जिसमें 436, 436, 437, 438 और 439 इन 4 धाराओं में जमानत के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष केवल 439 और 438 2 धाराओं में ही आप जमानत अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा मजिस्ट्रेट कोर्ट में आप 436 और 437 की में ही आप अप्लाई कर पाएंगे और सेशन कोर्ट में सत्र न्यायालय में आप 438 और 439 और 437 में आप अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि अब आपको ये समझना होगा कि इन धाराओं में किस धाराओं में क्या होता है। क्योंकि अपराध होते हैं 2 तरह के, एक वो अपराध परिभाषित किए गए हैं जो जमानती होते हैं, जिनमें आसानी से जमानत हो जाती है, और कई धाराओं में तो पुलिस थाने से ही पुलिस को अधिकार दिया गया है कि वो किसी व्यक्ति को जमानत पे छोड़े। और यदि वहाँ से जमानत नहीं होती है तो जमानती अपराधों में मजिस्ट्रेट कोर्ट को यह अधिकार है कि वो 436 का एक साधारण आवेदन लेकर के आपको जमानत पर उन्मुक्त कर सकता है। 437 में अजमानती अपराधों में, जिनमें ट्रायल जो है मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा पूर्ण की जानी है, उनमें धारा 437 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट कोर्ट किसी भी व्यक्ति को उन अपराधों के लिए जो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं उनमें जमानत दे सकता है। 439 उन केसों में जमानत का प्रावधान करता है जो अजमानतीय हैं और उस प्रकरण में या उस अपराध में कोई भी व्यक्ति जेल के अंदर बंद है। जेल में जाने के बाद उस व्यक्ति का कोई भी आवेदन मजिस्ट्रेट कोर्ट में 437 में लगाया जाता है और सेशन कोर्ट में 439 के अंतर्गत लगाया जाता है। सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट में तीनों में आपको 439 के तहत ही आवेदन करना होगा। 437 और 439 ये लगभग सेम इनका प्रोफार्मा होता है और इसके तहत जमानत आवेदन प्रस्तुत करना होता है। 438 ये एक स्पेशल प्रोविजन किया गया है, वो है एंटीसिपेटरी बेल। आम भाषा में बोलते हैं अपन अग्रिम जमानत। तो अग्रिम जमानत के लिए यदि किसी व्यक्ति को यह आशंका हो जाती है कि उसके विरुद्ध कोई अपराध किसी थाने में पंजीबद्ध किया गया है और वह अपराध अजमानती है, तब वो ऐसी परिस्थिति में वो सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी जमानत के लिए आवेदन कर सकेगा और उस आवेदन में करने के पश्चात वह न्यायालय जिसमें यह आवेदन किया गया है वह संबंधित पुलिस थाने से उसकी केस डायरी मंगाएगा और केस डायरी मंगाने के पश्चात वह देखेगा कि उक्त केस जो लगाया गया है, जो एफआईआर की गई है या जो प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, वह प्रकरण कितना गंभीर है, उसकी गंभीरता को देखेगा और इसके बाद अधिवक्ता महोदय जो भी उसमें वकालत कर रहे हैं, जो उसकी बहस कर रहे हैं माननीय न्यायालय के समक्ष, वह उसकी तर्कों को, उनके आधारों को ध्यान में रखते हुए वह उस प्रकरण में, उस जमानत में अपना आदेश करेगा। अधिकांश छोटे केसों में जमानत, अग्रिम जमानत आसानी से मिल जाती है। बड़े केसों में भी देखा गया है, कई केस ऐसे होते हैं जैसे कि 302 के हैं, देखा गया अमूमन कि 302 में अग्रिम जमानत नहीं हो पाती है। जैसे मर्डर हुआ, गैंग रेप्स वगैरह हुए या जान से मारने की 307 की जो धारा लगती है, उनमें आसानी से अग्रिम जमानत नहीं हो पाती। किंतु कई परिस्थितियों में जब व्यक्ति को झूठा फंसाया गया है किसी के द्वारा और वह सिद्ध कर देता है न्यायालय के समक्ष कि उसे झूठा फंसाया गया है और वो अपनी इस बात के पुख्ता सबूत न्यायालय के समक्ष रखता है कि घटना समय पर, घटना के स्थान पर वह व्यक्ति उस समय नहीं था और वह कहाँ था, ये वो किसी सीसीटीवी कैमरे में आया हो, कहीं उसने पैसे निकाले हों किसी एटीएम से, या
किसी ऐसी स्थान पे हो जहां वो सीसीटीवी में कैद हुआ हो उस समय का, वो अपना फुटेज दे सकता है, जिससे ये प्रतीत होगा कि वो व्यक्ति वहां पर घटनास्थल पर नहीं था, उसके द्वारा घटना कारित नहीं की गई है। क्योंकि न्यायालय का यह भी विचार रहता है कि ऐसा ना हो कि आपने षड्यंत्र किया हो, आप यहाँ आ गए हो उसमें कैमरे में, और वहां इसलिए कि ताकि न्यायालय से आपको आसानी से जमानत मिल सके। तो ये देखने पर आपके खिलाफ मात्र 120 बी की का ही अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। आप उस अपराध के लिए पंजीबद्ध नहीं होंगे जिस अपराध में के लिए वो मूल अपराध है, जैसे कि 307 है या 302 है या कोई हत्या या कोई दुष्प्रेरण वगैरह का है, उसमें आपको पंजीबद्ध नहीं किया जाएगा। तब ऐसी परिस्थिति में जमानत के लिए विधायिका ने काफी प्रावधान किए हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत इन चारों धाराओं में किसी भी अपराध के संबंध में जमानत के लिए, जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कोई भी अपराध किया गया है, तो उन अपराधों में जमानत के लिए आप इन धाराओं के तहत यदि कोई ऐसे किसी केस में पंजीबद्ध होता है तो वह अपनी जमानत के लिए न्यायालय के समक्ष जाकर अपनी जमानत करा सकता है। धन्यवाद।